आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग पुराने संसद भवन परिसर के बाहर विजय चौक पर मौजूद हैं और आज का दिन संसद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हतप्रभ करने वाला रहा। कल रात को जिस तरीके से 9:30 बजे के आसपास अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया, हालांकि औपचारिक तौर पर बताया गया कि सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, लेकिन दिन भर हलचल चलती रही। खासकर विपक्ष मुद्दा बनाता रहा कि इस्तीफ़ा केवल ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ और कहानी भी है। तो आज यहाँ पर संसद भवन के इस प्रांगण से कह लीजिए, उसके सामने से कह लीजिए, मेरे साथ कुछ सांसद साथी मौजूद हैं। सबका परिचय करा देता हूँ। कुछ नहीं ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो फिलहाल सांसद नहीं है, लेकिन सांसद बनने का सपना तो रखते होंगे सब आदमी। तो हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले परिचय करा देता हूँ, उसके बाद खबरों का अपडेट आपको दूंगा। कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार जी मेरे साथ है, स्वागत है आपका। सत्यप्रकाश मिश्रा जी मेरे साथ है, जेडीयू के नेता हैं, लेकिन संसद तो सबको पसंद है। समीर चौगांवकर साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ है। जनार्दन सिंह जी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, भाजपा के सांसद। और मंदक कांग साहब हैं, आपका भी आम आदमी पार्टी के सांसद। आप सबका स्वागत है। और चर्चा बिहार पे भी करेंगे, वहाँ भी एसआईआर पर हंगामा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, दो खबरें आपको बता दूं इस वक्त की, जो आपके सामने स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आ रही हैं। पहली खबर तो जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की, जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया। इस इस्तीफे के बाद राजधानी में काफ़ी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज़ हैं। इस सुहाने मौसम में भी अचानक से लगने लगा है कि दिल्ली का पारा बढ़ गया है। हालांकि मौसम अच्छा हुआ है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। दूसरी खबर एसआईआर को लेकर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर आज दिल्ली में भी विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पटना में भी विधानसभा के बाहर लंबा चौड़ा प्रदर्शन किया है, काले कपड़े पहनकर। वहाँ पे विपक्षी नेताओं ने, विधायकों ने, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो ये 2-3 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम हमारे साथ महानुभाव यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं धनखड़ साहब के इस्तीफे की। कल रात अचानक इस्तीफा दिया, किसी सर्विंग उपराष्ट्रपति का अचानक ऐसे इस्तीफा देना, वो भी तब जब उनको राष्ट्रपति, अब इस्तीफे पहले भी हुए हैं, लेकिन जब हुए तब वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा था, चाहे वो कृष्णकांत जी का हो, चाहे वो भैरव सिंह शेखावत साहब का हो। लेकिन इस बार ये ऐसा है कि राष्ट्रपति का चुनाव तो अभी 2 साल दूर है। ये अचानक इस्तीफा दिया गया और इसीलिए अटकलों का बाजार गर्म है कि इस्तीफा हुआ तो क्यों हुआ। औपचारिक वजह बताई गई कि सेहत ठीक नहीं है। खबर यहाँ से निकल कर आई कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो इम्पीचमेंट का मोशन आना था, उसका जो प्रस्ताव आना था, उसको लेकर धनखड़ साहब ने विपक्ष के प्रस्ताव को ज़्यादा तरजीह दी बजाय कि सत्ता पक्ष के प्रस्ताव को, और उस पर लेकर अनबन हुई कल और अंततः इस्तीफा देना पड़ा उपराष्ट्रपति को। ये भी खबरें निकल कर आज दिन भर में सामने आई हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या हुआ इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक क्विक चैट करना चाहूँगा। मेरे साथ जो तमाम महानुभाव मौजूद हैं, ये लोग क्या सोचते हैं जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के बारे में। सबसे पहली बात तो मैं मनोज जी आपसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस में है, कांग्रेस ने इसको बड़े संभलते हुए प्रतिक्रिया देते हुए बीते 12-15 घंटों के दौरान पहले कहा कि सेहत ठीक हो जाए, फिर सवाल खड़े करे। अभी कुछ देर पहले आपके जो विप हैं मणिकम साहब, मणिकम टैगोर, उनका एक इंटरव्यू किया हमारे साथी मनोरंजन भारती जी ने। उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने तैयारी कर ली थी कि जगदीप धनखड़ साहब के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है। क्या ऐसी कोई पुख्ता जानकारी, क्यों हुआ ये सब कुछ? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल दिन भर का अपडेट आप सब लोग ने देखा होगा जी। कल दिन भर वो सदन में थे और सदन को उन्होंने सुचारू रूप से चलाया। अब शाम में हम लोग 9-10 बजे के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से पहले हम लोगों ने देखा, कुछ मीडिया वाले बंधु भी हम लोग को खबर किए कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। तो हम लोग भी अवाक रह गए कि कल दिन भर हम लोग के, मतलब हम लोग लोकसभा में हैं लेकिन बगल में राज्यसभा है, तो दिन भर हम लोग तो टीवी पर देखते रहते हैं ना, तो दिन भर तो सब चीज़ ठीक था। शाम में कौन सा पहाड़ टूट गई कि उन्होंने रिजाइन दे दिया। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने अपना स्वास्थ्य का हवाला दिया है। देखिए, देश के लिए बड़ा चिंताजनक है आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का रिजाइन जो है, देश के लिए बड़ा चिंताजनक है। कारण क्या है, वो तो कारण कुछ दिन के बाद आप सच्चाई छुपा नहीं सकते। चिंताजनक क्यों है? चिंताजनक इसलिए है कि अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो भी एक चिंताजनक है। ठीक बात है। उनका मतलब हम स्वास्थ्य अगर ठीक है, आपकी बातों से लगा आप इशारा कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। देखिए, इसमें हम नहीं जाना चाहते, अच्छा। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती सर। सच्चाई आज आप हो सकता है कि आज जो है वो तो आज जो है, लेकिन कुछ दिन के बाद तो आएगी निकल करके कि सच्चाई क्या है।
तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सब आपका जो सवाल है 10-15 दिन रुकिए, उसका जवाब आपको भी मिल जाएगा, हम सब लोग को, सुनने वालों को मिल जाएगा। 1.4 बिलियन जो लोग हैं भारत देश के जनसंख्या, सबको मिल आप जाएगा। 10-15 दिन रुकने की बात करते हैं, 18 दिन में तो शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौट के वापस धरती पर आ गए थे। मतलब इतना सच्चाई, धैर्य किसके पास है? मेरा कहना है सच्चाई छुपता नहीं, सच्चाई सामने आएगा बिल्कुल। लेकिन जो भी हो, ये जो है इस्तीफा जो है देश के लिए चिंताजनक है। मैं कांग साहब आपके पास आना चाहता हूं, बीजेपी से प्रतिक्रिया मैं आखिर में लूंगा क्योंकि आपके पास सफाई ज्यादा होनी चाहिए। कांग साहब, आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये सब कुछ? देखिए, पहली बात तो मैं भगवान से कामना करता हूं कि जगदीप धनखड़ जी की सेहत याब हो और तंदुरुस्त हो जी, और मैं ऐसी भगवान से कामना करता हूं। लेकिन वैसे जो ट्रेंड रहा है वो भाजपा का ट्रेंड ये रहा, यहाँ इस्तीफा दिया नहीं जाता, लिया जाता है। अब ये लिया गया है या दिया गया है, ये भी आने वाले समय में आ गया है। और जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन है और जिस तरीके से जो सरकार केंद्र की है वो बैसाखियों पे टिकी है, कहीं जगदीप धनखड़ जी की जगह है मोदी जी का प्लान, जो एलआई हैं, खास एलआई, जेडीयू हो चाहे साउथ की पार्टी तेलुगु देशम हो, उनसे कहीं किसी आदमी को एडजस्ट करना तो नहीं है। तो ऐसी तमाम बातें हैं। और इम्पीचमेंट वाली चर्चा अभी संजय जी भी बात कर रहे थे, डेफिनेटली जो आपके चैनलों ने खबर चलाई है कि नड्डा जी ने वहाँ आने से मना कर दिया, लेकिन इतना मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, भाजपा में इस्तीफा देने की परंपरा कम है, लेने की परंपरा ज़्यादा है। हाँ सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। जेडीयू को क्या कोई बताया गया है कि अगर इस्तीफा हुआ है तो कोई जेडीयू का नेता, क्योंकि आप जेडीयू के नेता के तौर पे मंच पे मौजूद हैं, कांग साहब ने सीधे सीधे कहा इस्तीफा दिया नहीं जाता है, लिया जाता है, क्या नीतीश कुमार जी के आने की चर्चा है दिल्ली की? मुझे नहीं लगता है कि धनखड़ साहब जी का किसी ने इस्तीफा लिया है। वो एक बड़े उनकी राजनीतिक शुरुआत समाजवाद से शुरू हुई है, जनता दल से कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे, देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। हमें धनखड़ साहब को भरोसा करना चाहिए और उनकी जो सेहत है उसके लिए शुभकामना देनी चाहिए कि वो स्वस्थ रहे, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कि गठबंधन दलों का प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक चीजों पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करती है। इतिहास रहा एनडीए में, कभी जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के किसी घटनाक्रम पे कोई टिप्पणी की, ऐसा हुआ नहीं है। हम गठबंधन धर्म के मूल्यों को समझते हैं और धनखड़ साहब को उनके स्वास्थ्य की शुभकामना देते हैं। पूछा मिश्रा जी, 2 दिन पहले आप ही के साथी, पुराने साथी और जब एनडीए के सांसद हैं कुशवाहा साहब, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सलाह दी नीतीश कुमार साहब को कि भाई अब एक ही चीज रखो, मुख्यमंत्री बने रहो, पार्टी छोड़ दो। क्या ये चल रहा है अंदर ही भीतर कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली बुलाया जाए, बिहार का चुनाव बीजेपी अपने दम पर, अपने चेहरे पर लड़े? ऐसी कोई जानकारी अब तक पार्टी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी कार्यकर्ता तक, किसी भी नेता साहब का तो तक पब्लिक में नहीं है। कोई उपेंद्र जी, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग अलग समय पर अलग अलग बयान देते हैं, उस पर टिप्पणी करना उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मत है, उनके व्यक्तिगत मत का सम्मान करना जेडीयू के एक साधारण कार्यकर्ताओं सी की बात है। भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं जो नहीं, मैं बताऊं, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार हैं और रहेंगे और वही मुख्य नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अब इसी रही साहब बात को कि इसे वो कोई सलाह देते हैं तो देखिए उनकी सलाह हम कितना लेते हैं आपको पता है। कोई से बोल दीजिए कि दिल्ली नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। नहीं, नीतीश जी दिल्ली आते रहते हैं, उपराष्ट्रपति आएंगे, बनेंगे नहीं। अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बेहतर के लिए मिलेगा तो वो नीतीश जी का निजी फैसला होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मन होगा उस पर बात होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, वो अपने टर्म को पूरा करेंगे। आप जो जानना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति होंगे, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने कभी किसी पद का पीछा किया है, किसी पद की नहीं। मैं उनको 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने उनको किसी पद के पीछे भागते नहीं देखा है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण दिनों में विपक्ष में रहकर काम किया है, 15 साल काम किया, तब बिहार के मुख्यमंत्री बने वो, और 20 सालों से जनता उनके साथ खड़ी है। अगले टर्म में उनका 5वां टर्म होगा तो नीतीश कुमार जी पद के पीछे नहीं है। पद से अगर कोई पद सुशोभित होता है उनके आने से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने से, तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत खुशी होगी। जनार्दन सिंह जी, अब पहले तो मैं नीतीश कुमार पे बाद में पूछूंगा, क्या हुआ, क्यों अनबन हो गई, क्यों ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार के लोग नाराज हो गए थे उपराष्ट्रपति से? देखिए, ये सारी बातें बेतुकी बातें हैं, इस बात में कहीं कोई दम नहीं है।
और मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पर, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हो, उनके बातों पर कहीं टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये अपनी नैतिकता भी होनी चाहिए, हमें उस नैतिकता से हमें बचनी चाहिए कि हम टिक्का टिप्पणी करें। उन्होंने स्वयं ने लिखा है, उन्होंने पहले आपने देखा है कि उनका हृदय रोग का मार्च में कुछ महीना ऑपरेशन हुआ। अभी आपने देखा हुआ है ऑपरेशन, और हमें लगता है कि पहले तो मैं भी चाहूँगा कोई हृदय से शुभकामना कि वह तुरंत स्वस्थ हो, चंगे हो, रहें और समाज और देश को अपना दिशा निर्देशन, चाहे वो दायित्व पर रहें या न रहें, वो देते रहें। लेकिन बीच में जहाँ जो टिक्का टिप्पणी करने का कोई बात अगर आ रही है तो इससे सबको बचने की आवश्यकता है। हमारे धनखड़ जी का एक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो शुरू के जीवन में आपने शुरुआत किया हो राजनीति, या फिर बंगाल में एज ए गवर्नर के रूप में, या फिर उपराष्ट्रपति के रूप में, जिस तरीका से उन्होंने पहल किया है, हमें लगता है कि देश के हित में जो काम होना चाहिए उन्होंने किया है। क्या अभी अस्वस्थता बीजेपी के का कारण- काडर खुश था जब उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया? क्योंकि वो आपके मूल काडर के तो थे नहीं, विचारधारा के तो देखिए, थे नहीं। हमारे- वो तो हमारे- कांग्रेस में भी रहे, नहीं, समाजवादी में भी रहे। हमारे कैडर, हमारे नेतृत्व ने तय किया था, जब वो राज्यपाल भी बने थे तो नेतृत्व ने तय किया जी। और फिर उपराष्ट्रपति बने तो माने हमें हमारे नेतृत्व ने तय किया था। और वह उपराष्ट्रपति के रूप में हमें कहीं भी कहीं कोई डिफरेंसेज नहीं था किसी के मन में भी। उनके कार्यकलाप, उनके भाव, उनके रहन सहन, फिर कल व्यवहारिकता। जो हुआ, नहीं, विपक्ष का इस्तीफा जो तो मैंने प्रस्ताव कहा कि आया, उन्होंने स्वास्थ्य के जस्टिस कारणों से- वर्मा के इम्पीचमेंट को लेके जो प्रस्ताव आया, नहीं, विपक्ष का वह प्रस्ताव स्वीकार एकदम कर लिया, सीधे-सीधे सदन में आके अनाउंस कर दिया। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं कि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने लिखित रूप में दिया है इस्तीफा, तो लिखित दिया है उन्होंने। मैंने इसीलिए कहा कि संवैधानिक और सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर जो हैं, और उन्होंने लिखित कोई अगर बात करता हो तो उस पर कहीं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे विपक्ष में बैठे हमारे मित्रों को तो सर्जिकल स्ट्राइक पर टिक्का टिप्पणी हो गया था, ऑपरेशन सिंदूर पर भी हो गया था। वो देश के भारतीय सेना को भी नहीं माने कभी टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। तो टिक्का टिप्पणी करना तो अगर स्वभाव अगर हो जाए तो हम मनोज कहीं जी, कर जवाब सकते दीजिए। हैं, हम कहीं कर विपक्ष सकते हर हैं। बात में टिक्का टिप्पणी करता रहता है। लेकिन आप इस पद पर, इस महान जो पद है उस पर टिक्का टिप्पणी कतई नहीं होनी चाहिए। वह निश्चित रूप से टिक्का टिप्पणी अनर्गल है और टिक्का टिप्पणी से बचने की आवश्यकता है। जवाब दीजिए मनोज जी। लोगों का जो आवाज़ है, लोगों का जो प्रश्न है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, बिहार में अभी SIR चल रहा है, उसके ऊपर में यदि हम बात रखें तो टिक्का टिप्पणी हो गई। हम रोड पे उतरे, वहाँ नहीं हमारा सुना गया। हम न्यायालय में गए, अभी भी न्यायालय के वो अधीनस्थ है, आपने देखा होगा जी। उसका 28 तारीख को 25 तारीख को आने वाला है, जो भी होगा उसका आदेश निर्देश। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने रोड पे उतरा, न्यायालय में गया। आप लोगों को लगता है दाल में काला था तभी इस्तीफा हुआ है? कुछ क्यों गड़बड़ नहीं? थी? अच्छा, आप बताइए, गले नहीं उतर रहा। लाखों लोगों को आपने शराबबंदी के नाम पर, जो गरीब लोग हैं आज जेल में हैं, उसका फार्म कैसे भरेंगे? इसका मतलब नागरिकता उनका खत्म। ये जो नागरिकता, ये जो चुनाव आयोग जो कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने जितना भी वो पेपर मांग रहे हैं, आपने देखा होगा, उसमें से वोटर ID को हटा दिया, उसमें से आधार कार्ड को हटा दिया, राशन कार्ड को हटा दिया। मैं इस पे आऊंगा, SIR पर हम बातचीत करेंगे आगे, मैं बता अगले हिस्से में बुलेटिन के। लेकिन एक समीर, मैं आता हूँ, समीर जी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सालों से BJP RSS को कवर करते आए हैं। समीर जी, आपने कल रात को ट्वीट कर सबसे पहले घोषणा कर दी, जिसकी पे मैं ये चर्चा को लेकर आया कि नीतीश कुमार जी दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी नए उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, BJP अपना मुख्यमंत्री बना रही है चुनाव के पहले, और निशांत कुमार जो उनके सुपुत्र हैं नीतीश जी के, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इतनी सारी जानकारी आपने ट्वीट की, ये हवा में तीर चलाया या कई सारे तीर आपके पास थे और आपने कहा कि अब निशाना लगाने का वक्त आ गया है? देखिए सुमित जी, जो मैंने ट्वीट किया था, जो जानकारी दी थी, ये खबर बहुत दिनों से चल रही थी। बेसिकली ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी इस बात को लेकर कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति के अंदर कोई नया परिवर्तन होने वाला है। और जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है, और पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर रहा हो, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर रहा हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि ये समय है कि इस समय नीतीश जी को, उनके कद के हिसाब से, नीतीश जी का कद बहुत बड़ा रहा है राजनीति के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े नेता रहे हैं वो। एक समय वो राष्ट्रपति पद के दावेदार, देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नेता रहे हैं, वो उस कद के नेता रहे। सार्वजनिक जीवन उनका बहुत बेहतर रहा है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं रहा, परिवारवाद का ऊपर आरोप नहीं रहा है। बिहार जैसी राजनीति में इतना बेहतर राजनीतिक जीवन देने वाले नीतीश कुमार की अगर बात होगी तो निश्चित रूप से उन्हें किसी बड़े पद पर ही लेकर आएगा। केंद्र में मंत्री बनाने की स्थिति उनकी नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्हें शायद उपराष्ट्रपति के ऊपर आपको लगता है कि आपके पास जानकारी है?
मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको लाया जाएगा। जो चर्चा मेरी संघ के अंदर बिहार में हुई है, जो बड़े नेताओं से पार्टी में चर्चा हुई, ये एक संभावना बनती है कि उन्हें लाया समीर भाई, जाएगा। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि जो चर्चा हम सब लोग करते हैं, बीजेपी और संघ में ये भी चर्चा हुई कि एक व्यक्ति जो संघ की विचारधारा का नहीं था उसको उपराष्ट्रपति बनाया। ऐसा तो नहीं है कि एक दूसरा व्यक्ति ले आए वो भी विचारधारा का नहीं हो फिर वही सेल्फ गोल कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं धनखड़ साहब के पिछले कुछ महीने का कार्यकाल देखिए, 5-6 महीने का, अचानक से लेफ्ट सॉफ्ट हो गए थे विपक्ष के लिए। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से धनखड़ साहब का जो कार्यकाल अभी कुछ दिनों से चल रहा था वो निश्चित रूप से सरकार के लिए परेशानी का था। और देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया, तो कोई भी साधारण जानकारी राजनीति का अगर रखेगा, आप प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देख लीजिए, उससे बेहतर ट्वीट तो उन्होंने अच्युतानंद जी जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन पे जो किया है, आप वो ट्वीट देख लीजिए। एक ट्वीट में औपचारिकता थी, धनखड़ साहब इस्तीफा देते हैं, ट्विटर पर डाल देते हैं, उसको एक्स पे पोस्ट कर देते हैं। और एक अगर स्वास्थ्य की समस्या थी तो फेयरवेल तो बनता है ना। राज्यसभा में उनकी स्पीच हुई नहीं हुई, अगर एक आज भी आना था, नहीं नहीं आए। एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा में ऐसा क्या था कि शाम को दिया, सुबह राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, गृह मंत्रालय ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर स्वास्थ्य की समस्या थी, आज सुबह चर्चा होती है राज्यसभा में, प्रधानमंत्री मोदी भी आकर बोलते हैं, नड्डा जी भी बोलते हैं, उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा में अपने कार्यकाल को लेके बोलते हैं। और मोदी जी के ट्वीट के अलावा बताइए किसी बड़े नेता ने क्या उनके लेकर ट्वीट किया है? क्या नड्डा जी ने ट्वीट किया? हमारे पैनल में बीजेपी की तरफ से आ गए हैं आप, तो ये बता रहे हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं थी, ये स्थितियां सामान्य नहीं थी, सर्वविदित थी कि सामान्य नहीं थी। पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया है, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब यह है कि भाई अगला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अब बहुत लंबा समय इससे लेगा, मुझे लगता है इसे 1 महीने के अंदर कोशिश की जाएगी, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ा। और आज जिस तरीके से तत्काल हुआ है कि इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया, अब चुनाव आयोग को तय करना है चुनाव की डेट है, तो मुझे लग रहा है 30 दिन से ज्यादा का समय लगेगा नहीं। 30-35 इसी सेशन में भी हो सकता है, बिल्कुल इसी सेशन में भी हो सकता है, या 10 दिन ज्यादा पकड़ लीजिए आप। 30 अगस्त तक आपको नया देश का उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम बहुत देर से जस्टिस वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब, जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा के घर पे जब कैश मिला और कैश मिलने के बाद आरोप लगे कि कैश कैसे उनके घर तक पहुंचा, उनके आउट हाउस तक, और उसके बाद धनखड़ साहब ने लगातार हमला किया जुडिशरी के करप्शन को लेकर और वर्मा साहब के कंडक्ट को लेकर, बहुत सी बातें की, जिसको लेकर जुडिशरी से जुड़े लोग भी उनसे नाराज हुए। क्या? क्योंकि धनखड़ साहब खुद वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर रहे हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो क्या कहा था धनखड़ साहब ने जस्टिस वर्मा के घर से जब कैश मिला, उस पुराने एक साउंड बाइट को सुनते हैं, फिर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। I need to inform you that I have received notice of motion under Article 217 1B, read with Article 218 and Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 31B of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. तो सुना आपने, कल की बाइट है ये उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा में चेयरमैन के तौर पर जब वो बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि 50 से अधिक सांसदों की तरफ से नोटिस हमको मिल गया है जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोशन लाने का। इस पर वो कार्रवाई करने जा रहे थे। उसके बाद अचानक से सत्ता पक्ष में हलचल बढ़ती है, और ये सवाल मेरा आप ही से है जनार्दन जी, और राजनाथ सिंह जी के दफ्तर से फ़ोन जाता है तमाम सांसदों को, और सांसदों को तलब किया जाता है अचानक से संसद भवन में, और कुछ ये भी कहा गया सांसदों के द्वारा, जो कि तमाम चैनलों पे चल रहा है, कि हमसे हस्ताक्षर कराए गए। और उसके बाद आज मणिक्कम टैगोर साहब का बयान आता है कि भाई लगता है कि सरकार
धनखड़ साहब को हटाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि धनखड़ साहब ने विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जिसमें एक भी सत्ता पक्ष का हस्ताक्षर नहीं था। इस हद तक बैर हो गया था क्या? देखिए, ऐसा नहीं। मैं तो कल है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ जब आवेदन दिया जा रहा था प्रस्ताव लाने का, तो मैं भी था उसमें, और उसका आपको मैं पता पूरा एनडीए के साथ पूरे सदन में सभी नेता पक्ष और विपक्ष आप तो लोकसभा में लाने की तैयारी कर रहे थे, पर ये तो राज्यसभा में अनाउंस भी कर दिया। राज्यसभा की बात अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि जो मैंने बीजेपी के और इस सब के बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उसमें हस्ताक्षर पहले हस्ताक्षर हुए थे, एक दिन में नहीं हुआ, पहले से भी हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें बीजेपी के भी सांसदों ने बेजाब्ते हस्ताक्षर किया था, उसमें विपक्ष के भी सांसदों का हस्ताक्षर था। कल लोकसभा अध्यक्ष जी को संयुक्त रूप से सभी ने मिल करके उनको मेमोरेंडम देने का काम किया। अनोखा नहीं है आपके हिसाब से कि दोनों हाउस में एक जैसा प्रस्ताव आ रहा है, एक ही वक्त में आ रहा है, लोकसभा में प्रस्ताव ला रहा है, राज्यसभा में अनाउंस हो जा रहा है, ऐसा तो दिखता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। इस समय न कोऑर्डिनेशन की कमी कोई नहीं है। लोकसभा में जो आया है उस समय और राज्यसभा में, दोनों में काफी अंतर है, काफी समय का अंतर है। मैं आपको बताऊं कि दोनों में काफी समय अंतर है और दोनों में अलग अलग समय से चलता है, शेड्यूल भी अलग अलग रहता है। अब राज्यसभा जो जिस शेड्यूल से चलता है, ठीक है, 11 बजे चलता है, लेकिन वहाँ प्रथम में 0 आवर चलता है। और लोकसभा में स्वीकार कर लिया चेयरमैन लोकसभा धनखड़ साहब ने, जिसमें एक भी सत्ता पक्ष हस्ताक्षर नहीं था। यह कोई मामला नहीं है, यह कोई विपक्ष का पक्ष का, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाते, राज्यसभा के सभापति के नाते उनके पास जो प्रस्ताव आया होगा उसको लिए होंगे वो। जैसे हमें अध्यक्ष के पास नहीं, जस्टिस शेखर यादव का तो 6 महीने से पड़ा हुआ है। ये अलग बात हो सकता है, लेकिन अभी जस्टिस वर्मा के मैटर में पूरे देश और हमें लगता है कि पूरे सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सब एक मत में लगभग हैं कि नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि किसी को कोई बैर नहीं है और इसीलिए बड़े छोटे दस्तखत नहीं है, एक बड़ी संख्या में लोगों ने दस्तखत कर करके उनके खिलाफ दिया है। आप कह रहे हैं जनार्दन सिंह जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस के वो जो नेता हैं, जो चीफ विप हैं मणिकम ठाकुर साहब, उनका बयान हमको जरूर सुना जहाँ पे देना चाहिए। बहुत ही खास कहा, उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा लगा कि जैसे उपराष्ट्रपति को हटाने की तैयारी चल रही है बजाय जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की। सुनते हैं क्या कहा मनोरंजन भारती के साथ बातचीत में मणिकम टैगोर ने। मेरे साथ कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर हैं। सर, वाइस प्रेसिडेंट की स्थिति पे आपके कुछ अलग विचार है क्या? सुनने में मिल रहा है कि मीन्स राजनाथ सिंह जी का घर ऑफिस में कल कुछ सिग्नेचर्स लिया गया और वो सिग्नेचर्स का लेने का टाइम, और कल वाइस प्रेसिडेंट साहब अपोजिशन एमपीज का साथ 5:30 बजे तक, आज का मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, 12:30 बजे का बीएसी का मीटिंग, 5:30 बजे से 9:30 8 बजे का बीच में क्या हुआ, यही बात है। उनका तबीयत का बारे में कोई बात नहीं था, और या सिग्नेचर कहीं और हो रही थी एमपीज का और मिनिस्टर्स का, ये दोनों का तार कहीं जुड़ रहा है क्या, यही बात है। और ये कोई इम्पीचमेंट का मूवमेंट कर रहे थे क्या, ये सारे चीज़ बीजेपी का एमपी का लोग ही बात कर रहे हैं। इसलिए ये सच्चाई क्या है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और धनखड़ साहब और बीजेपी का साथी ही बोल सकते हैं इसमें क्या सच्चाई है। तो सुना आपने किस तरीके से मणिकम साहब कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को ऐसा लगा हटाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए खराब सेहत वजह बताई गई। पर क्या पीछे की कहानी है, कुछ कारण पे नजर डाल देते हैं कि आखिरकार जगदीप धनखड़ साहब, जिनका कार्यकाल अभी करीब करीब 2 साल का पूरा बाकी था, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। तो पहली वजह तो यही जो उन्होंने औपचारिक तौर पर बताई, क्या वाकई में उनकी सेहत खराब है, और खराब थी तो दिन भर कल वो सदन की कार्रवाई में बैठे रहे, 2-2 बार मीटिंग बुलाई, ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए इस पर सवाल खड़े होते हैं। दिन भर वो एक्टिव रहे, खराब सेहत का अंश नहीं दिखा। दूसरी वजह कि क्या न्यायपालिका से उनका टकराव हो गया था, जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के मामले में उन्होंने खुल के स्टैंड ले लिया था न्यायपालिका को साफ करने का, जिस तरह के उन्होंने जुमलों का इस्तेमाल किया अपने भाषणों में बीते कुछ महीनों में जब से ये कैश कांड सामने आया। तीसरा मामला, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग का केस को लेकर क्या लोकसभा और राज्यसभा के बीच में आपस में किसी तरह की होड़ थी, कोई कंपटीशन चल रहा था, कोई कंफ्यूजन था, कोई सामंजस्य की कमी थी, क्या वो एक मामला था। और आखिर में जो कि सबसे बड़ा कारण जिस पे चर्चा कर रहे थे कि क्या विपक्षी प्रस्ताव जो आना चाहिए था विपक्ष की तरफ से, उस पर सरकार से असहमति थी, क्योंकि विपक्ष ने प्रस्ताव दिया राज्यसभा में, उसको एक्सेप्ट कर लिया धनखड़ साहब ने, उसमें एक भी सत्ता पक्ष हस्ताक्षर नहीं था।
और फिर जो मीटिंग बुलाई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें सत्ता पक्ष के लोग नहीं गए। नड्डा साहब ने आज सफाई दी कि हम किसी और काम में व्यस्त हैं, हम उसमें नहीं जा पाए। बीजेपी के अध्यक्ष जो कि सदन के नेता भी है राज्यसभा के, ऐसे ही वहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री नहीं पहुँचे। तो जिस बैठक में केवल विपक्ष के नेता मौजूद हों और उसको चेयर कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद क्या तब ये परिस्थितियाँ बदली? ये सब 5 साढ़े 5 के बीच का मामला है, फिर रात को 9:30 बजे इस्तीफा हो गया। जी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाके अभी मुलाकात की है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने। हरिवंश जी जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, और उन्होंने जाके राष्ट्रपति से मुलाकात की है। और इस पूरे डेवलपमेंट को आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि हरिवंश जी आज दिन भर सदन में कार्रवाई में हिस्सा लेते रहे। उपसभापति हैं, डिप्टी चेयरपर्सन हैं, और जब भी वहाँ पर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं सभापति के नाते, तो डिप्टी चेयरपर्सन कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, वाइस चेयरमैन। और अगर वो भी नहीं होते हैं तो एक पैनल है स्पीकर्स का जो चेयर पर बैठता है राज्यसभा में, वो बारी बारी से दायित्व को संभालता है। तो खबर आ रही है कि हरिवंश जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जाके मुलाकात की है। क्यों मुलाकात की है, क्या पर्पस है? क्योंकि संविधान में तो जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई स्टैंड बाय उपराष्ट्रपति हो सकता है। ये समीर जी आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? माइक रोशनी। तो ये मुलाकात क्यों हुई होगी? होंगे राष्ट्रपति जी को, और इसे औपचारिक मुलाकात के रूप में देखा जाना चाहिए। राज्यसभा के सभापति के रूप में वो मिलने गए, इसे किसी दूसरे संदर्भ में मुझे लगता है ये भी हो सकता है कि क्योंकि राष्ट्रपति को तो कल शाम को इस्तीफा मिल गया था, राष्ट्रपति ने तो आज सुबह स्वीकार कर लिया, हो सकता है राष्ट्रपति ने बुलाया हो। इसकी संभावना मुझे कम लगती है कि राष्ट्रपति बुलाएगी। वो खुद गए होंगे अपडेट करने के लिए कि अब मैं सभापति की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, और राष्ट्रपति से जो गाइडलाइंस मिली होगी या जो दिशा निर्देश लिए होंगे उनका मार्गदर्शन लिया होगा। एक औपचारिक मुलाकात मुझे लगता है ये है। अखिलेश शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। अखिलेश जी, क्या अपडेट है आपके पास? ये मुलाकात क्यों हुई, पर्पस? देखिए, औपचारिक मुलाकात है, और अब चूंकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने आज सुबह स्वीकार कर लिया, गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई है, गजट में इसका प्रकाशन हो जाएगा। तो अब जो उपराष्ट्रपति का पद है वो खाली है, और आप जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति भारत के होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इन दिनों सेशन भी चल रहा है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हरिवंश जो कि उपसभापति हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ऊपरी सदन का संचालन करें, और इसी लिहाज से एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको मिली है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में खुद वो अब राज्यसभा की कमान संभालने जा रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति से मिलकर उन्होंने ये कर्टसी मीटिंग जो है इसको बताया जा रहा है। जी शुक्रिया अखिलेश जी इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। तो कर्टसी के तौर पर मुलाकात हुई है, वही जैसा कि सबीर आप कह रहे थे, वही कि राष्ट्रपति को अपडेट करने के लिए कि सदन में क्या है दायित्व उनके पास है। कांग साहब, मैं आपके पास माइक लेना चाहूँगा। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और उपराष्ट्रपति ने, और एक दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। तो कुछ आपस में विपक्ष के साथ तालमेल बढ़ गया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली देखना नहीं चाहिए। वो औपचारिक एक बैठक थी, शिष्टाचार मीटिंग थी अरविंद जी की, और हमारा फर्ज भी बनता है, देश के उपराष्ट्रपति थे वो, और उनसे समय समय पे मिलना, लीडरशिप पहले भी मिलती रही है। आप इस पूरे क्राइसिस को कैसे देखते हैं? क्राइसिस मानते हैं कि नहीं मानते सरकार की? देखिए, क्राइसिस नहीं मैं कहूँगा, लेकिन चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए, जैसा सभी लोगों ने बताया और आपके भी माध्यम से पता, सारा दिन उन्होंने हाउस में रहे वो, और इतनी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी की एकदम से अचानक से रात को इस्तीफा देना, और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण, कुछ दबाव तो रहा होगा, और ये सच्चाई भी आने वाले समय। और आप कांग साहब, आपको याद होगा 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी इन्हीं उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही थी दिसंबर के महीने में, और जुलाई के महीने में यही कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश साहब ट्वीट कर कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर दीजिए। ये बहुत कृषक समाज में गलत मैसेज जाएगा। नहीं, मुझे लगता है जो इमीडिएटली जो कारण रहे, जैसे जो जज साहब वर्मा जी के खिलाफ जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव आया है, ये भी बड़ी वजह है। और ऐसे जुडिशियल ऑफिसर जो शरेआम पता लग रहा है जिनके करोड़ों रुपया घर से बरामद हुआ है, और उन्होंने भी एक ऐसा प्रतीत हो रहा था, उपराष्ट्रपति जी ने भी एक स्पष्ट स्टैंड जो लिया है इस मामले में, और विपक्ष की तो ये भावना थी। तो डेफिनेटली इसके पीछे कई राजनीतिक कारण रहे होंगे, ये आने वाले समय में सच्चाई बाहर आई जाएगी। मनोज जी, क्या कांग्रेस से अचानक मोह क्यों बढ़ गया? अच्छा, ये जो मुद्दा है सर, ये तो मुद्दा पक्ष का है।
इस पर पूरा सवाल जो उठ रहा है, आप उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, पूरा देश आज उठा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? पक्ष देना चाहिए। आप विपक्ष को तो अनेसेसरी लेके आ रहे हैं। नहीं, विपक्ष का ये मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष का मुद्दा नहीं, विपक्ष ने 6 महीने पहले दिसंबर के महीने में विंटर सेशन में कहा कि ये जो राष्ट्रपति है इनको हटा देना चाहिए। अच्छा, हम तो रोज बहुत सारा मुद्दा पर कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दें, तो दे दिए। मतलब आपका कहना ये तो आज जयराम रमेश कह रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार कर। मामला नहीं है, आज का मामला है जो सर, ये 6 महीने में रुक कैसे देखिए, बदला? पूरा दाल में काला होता है थोड़ा मोड़ा, ये पूरा दाल काला ही है, समझ गए ना? इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और देश के लोगों को बहुत सारा चीजों में आप कांग्रेस को क्यों पसंद आए तो समझाइए। कांग्रेस को अचानक धनखड़ साहब हम सबको क्यों आने लगे? जो अच्छे लोग हैं हम सबको पसंद करते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल मतलब गांधी आपकी बात सुन रहे थे, वो कल खड़गे साहब को भी काफी देर तक बोलने दिया। जो अच्छे लोग हैं हम सबको पसंद करते हैं। मिश्रा जी, चलिए, इन्होंने आखिर में माना कि धनखड़ साहब अच्छे व्यक्ति हैं और ये आप राहुल, मानते कि नहीं मानते? मैं तो मानता ही आप हूं। चाहेंगे इनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता? स्वीकार उनकी जो अब बीजेपी की आंतरिक स्थिति में एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि वो राहुल गांधी जी थे जो मिमिक्री करते वक्त किसी का वीडियो संसद में बना रहे थे, धनखड़ साहब के लोग मिमिक्री कर रहे थे, उतार रहे थे। देखिए कांग्रेस सुमित जी एक मिनट आपने इस्तीफा बोला लेने वालों में ये लोग भी बहुत आगे हैं। आदरणीय ये जीतन राम आरोप- मांझी जी का भी कहानी आप देख सकते हैं। नहीं, ये लोग आरोप- पीछे नहीं है, ये ये लोग भी आरोप- इस्तीफा लेने वो वाले एक ही अलग हैं। इशू है। ये जीतन जहाँ राम जा रहे मांझी हैं, का देखिए, अलग मुद्दा तो है इशू नहीं। है, वो मुद्दा इशू जहाँ अलग जाना है। चाहिए वहाँ तो है। मुझे मिश्रा जी को सांसद साहब सुनते हैं। अगर बात कहने मिश्रा जी देते, को। इनको कभी आडवाणी प्रेम भी हुआ था। जब मोदी जी बढ़ रहे थे बीजेपी में तो इनका प्रेम पूरे कांग्रेस पार्टी को लगा, आडवाणी जी प्रधानमंत्री हो जाते। मुझे लगा ये लोग कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर दे सकते थे, अपना अध्यक्ष बनाने का ऑफर दे सकते थे, ऐसा प्रेम उमड़ कर निकला था। देखिए, धनखड़ साहब के इस्तीफा में जो बात उन्होंने लिखी है, हमें उसका पहला सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह भारत की राजनीति के एक बड़े स्तंभ हैं। धनखड़ साहब जमीन से उठ करके इस पोस्ट तक आए हैं और उन्होंने आपके यही नेता बात ने लिखा ट्वीट है। नहीं किया अभी तक धनखड़ साहब के इस्तीफे पर, न नीतीश कुमार ने किया, ना पार्टी ने औपचारिक तौर पर इसका किया। कारण है कि बीजेपी से सिर्फ प्रधानमंत्री का ट्वीट आया। बीजेपी के किसी भी आंतरिक घटनाक्रम पर हमारी पार्टी ने कभी कोई ट्वीट या उपराष्ट्रपति टिप्पणी पे तो नहीं बोल की है। सकते हैं, देश के उपराष्ट्रपति थे, साहब देश का नुकसान हुआ, देश को उनके जाने से कुछ तो कहना चाहिए पार्टी को। राष्ट्रपति जब ये बन रहे थे उसके 4 दिन बाद ही हम एनडीए से अलग हुए थे, इनको हमने वोट किया था हमारी पार्टी ने। तो इस बात को समझिए कि हम बीजेपी के आंतरिक मसलों पर कभी नहीं बोलते, पहली बात। दूसरी बात कि देश की के वो एक अच्छे स्तंभ हैं, तो पार्टी का हमेशा हमेशा उनको एक सम्मान दिया है पार्टी ने, और हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो ये वाद और विवाद के बीच कांग्रेस का जो परिवारवाद है, तो आप मैं बीजेपी रुकना के चाहता हूं। सहयोगी होने के नाते बिहार में क्योंकि चुनाव है 3 महीने के बाद, क्या आप कहेंगे उनका इस्तीफा एक तरीके से नुकसानदायक है देश के लिए? नहीं, इसको इस तरह से नहीं तो देखा, क्या फायदेमंद नहीं, है? इस तरह नहीं देखना चाहिए किसी धनखड़ साहब जैसे व्यक्तित्व का इस्तीफा फायदा और नुकसान में। हमें उनके बातों पर जो उन्होंने लिखा है कि मैं सेहत का ध्यान रखना चाहता हूं, मैं उस समय इस्तीफा दे रहा हूं जब भारत, मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं इस पद पर आया और भारत आगे बढ़ रहा है, उस बात को हमारी पार्टी या किसी भी व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। इसको वाद और विवाद के बिंदु से मीडिया और विपक्ष जरूर देखे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के उन तमाम नेता से, आपने राहत की सांस ली धनखड़ साहब के इस्तीफे से या बेचैनी आई? बताइए मनोज जी, आप ही बताइए, राहत की सांस है बेचैनी? ना हमें कोई राहत की सांस है ना हमें बेचैनी है, ये इनका काम है, ये पक्ष का काम है। इन लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि बेचैनी में, ये लोग का काम है। देखिए आपने सही बात कहा, सुमित जी आपने सही कहा। ये जितना चल रहा है, चूंकि ये लोगों ने एक गोल सेट कर दिया कि हमें किसी भी हाल में बिहार का चुनाव जीतना है। आपने देखा पिछला समय क्या क्या इन्होंने किया। अब इनका इस्तीफा जो है, मैं फिर से कह रहा हूं कि थोड़ा सा वेट करिए। इस इस्तीफे का असर बिहार के चुनाव में पड़ेगा? कह रहा हूं, थोड़ा सुनिए। इस इस्तीफे का असर बिहार के चुनाव में, आप तो बिहार से आते हैं इसलिए पूछ रहा हूं। इस्तीफा लेने वाले में हमारे मित्र जो बगल में बैठे हैं, ये लोग भी माहिर हैं। अगर आप कुछ दिन का पहले देखिएगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इनके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया था। मेरे सवाल का वक्त बहुत कम है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस दिल्ली के घटनाक्रम का बिहार पे क्या असर पड़ेगा? उस लेटर को भी निकाल के देखिए, वो क्या लिखे थे? आंतरिक मसला था, हमारी वो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और हमारी पार्टी को अधिकार था कि आप हट जाइए। सारे विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इस्तीफा दिया था, उन्होंने क्या लिखा था आप देख लीजिए। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक बात जनार्दन जी, उन्होंने तो पार्टी इसका असर कितना दिखेगा बिहार के चुनावों पर, जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ? इसको कहीं भी इस स्थिति में देखना भी नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आपका भाव आप भी अलग बिहार हो से सकता है। पूछ रहा हूँ, बिहार नहीं, के चुनाव मैं में? बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको माननीय उप राष्ट्रपति जी
के रूप में उन्होंने जो इस्तीफा दिया, इसको हमें नहीं देखना चाहिए। वास्तव में एक बड़ा स्तंभ पर हर बात, हर स्तर पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे फिर मैं कह रहा हूँ, मजबूती से कह रहा हूँ, इस पर एकदम टीका टिप्पणी से बचने की आवश्यकता है। असर बेअसर इस पर कहीं कोई सवाल भी नहीं उठता पार्टी से संबंध नहीं, मैं आप साहब से बात करेंगे, कितना असर पड़ेगा इस डेवलपमेंट का बिहार के चुनावों पर, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा और क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक समीकरण तो बिहार के बदलेंगे इस इस्तीफे से, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कैसे बदलते हैं समीकरण, पार्टी क्या तय करती है, क्या बिहार के नेताओं को दिल्ली लाया जाता है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री को दिल्ली लाया जाता है, क्या बिहार के गवर्नर को दिल्ली लाया जाता है, आरिफ मोहम्मद खान है उनको लेकर आते हैं, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी को ओवरहॉलिंग का मौका मिल जाएगा, नया अध्यक्ष भी बनना है, निश्चित रूप से मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति के लिए और आने वाले समय की राजनीति के लिए मुझे लगता है एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी और निर्णय ऐसे आएंगे चौंकाने वाले, अभी उपराष्ट्रपति का हुआ है और बड़े निर्णय पार्टी के अंदर इशारा क्या कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति का हुआ मतलब अब किसका और होने वाला है? नहीं, मुझे लगता है हो सकता है कि कोई कैबिनेट से उपराष्ट्रपति बन जाए, वहां से कोई दूसरा आ जाए। ये भी हो सकता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला हो, ये भी हो सकता है कि भाई कैबिनेट का रिशफल हो आने वाले दिनों के अंदर। तो तमाम तरह की चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में मुझे लगता है देखने को मिलेगी। तो समीर चौगांवकर साहब वो टीजर देके जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको एनडीटीवी इंडिया लगातार देखना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको एनडीटीवी इंडिया पर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों महानुभावों का वक्त निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कवरेज को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर बड़ी कवरेज लगातार जा रही है। धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया स्वीकार, अब कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति ये जानना है, तो बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं।